25 years. Qualified in 1993, is located in Noida. Since then, he has been in practice. He is a senior founder partner of MS Raj K. Shri and Company, a chartered accountancy firm with its headquarters in Sector 3, Noida, and 5 branches at various locations. He graduated from SRCC Delhi University with over 29 years of post-qualification experience. He has handled various assignments with PSUs, different ministries of the Government of India, nationalized banks, and private sector undertakings. He is specialized in income tax and corporate matters. Thank you, everyone. It's over to you, Abhishek ji. Thank you, Radha. And I'd like to request her to start the class. Thank you, Abhishek. And thank you, Radha, for the introduction. And good evening to all of you. आज जैसे आप सबको पता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस इट इज़ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और प्रॉफिट एंड लॉस उस स्टेटमेंट का बड़ा एक अहम और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. रीजन बीइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका प्रॉफिट या लॉस को दर्शाता है. ये बताता है कि पूरे साल में या पूरे महीने में या 15 दिन में या वीक में हमने क्या आमदनी की है और क्या हमारा नुकसान हुआ है. तो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी व्यापार के बारे में जानकारी करनी है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस उसका दर्शाता है कि ये पिछले सालों में कितना इस ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है या इसने आमदनी से ज़्यादा खर्च किया है. अगर हम अपने घरों की भी बात करें तो हम अपने घरों में भी एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी कई परिवार बनाते हैं और नहीं भी बनाते हैं. तो एक दिमाग में रहता है कि हम क्या कमाते हैं और हम क्या खर्च करते हैं और क्या बचाते हैं. कहीं यहाँ किसी महीने में हम कम कमाते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसमें आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाता है. और कई महीनों में हम ज़्यादा कमाते हैं और कम खर्चा करते हैं. तो इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को दर्शाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट कमाया है या नुकसान किया है. तो मैं इसको कवर इस तरह से करना चाहता हूँ कि इसके बेसिकली 2 पार्ट रहते हैं. एक पार्ट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का और एक पार्ट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट को दर्शाता है कि उसमें डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट करते हैं. यानी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ. तो अगर इसका फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 फॉर्म में बनाया जाता है. तो आज हम टी फॉर्म की हम बात करते हैं जो कि थोड़ा सा आसान रहता है और समझने में भी थोड़ा इजी रहता है. तो ये इसका एक फॉर्मेट रहता है टी फॉर्म में, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट हम बोलते हैं. और इसके राइट साइड पे इनकम आती है और लेफ्ट हैंड साइड पे खर्चे आते हैं. यानी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनते हैं. जैसे राइट साइड में अगर आप देखें तो सेल्स
यानी जो बिक्री है, बिक्री को हम दर्शाते हैं, और स्टॉक को हम दर्शाते हैं कि जो हमारा अंत में, साल के अंत में, उस पीरियड के, जिस पीरियड का के दौरान ये डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, उस ईयर एंड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, उसको हम दर्शाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम ओपनिंग स्टॉक को दर्शाते हैं और उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को दर्शाते हैं। तो हमें किसी भी बिजनेस के दो तरह के खर्चे होते हैं। एक खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का, और एक खर्चा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को इस तरह से अपोर्शन करते हैं कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी जिस खर्चे को हम डायरेक्टली सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहता है। और जो खर्चा हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है, जिसको हम अपोर्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है। तो जहां पर हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट इनकम की बात करते हैं, उसका जो डिफरेंस निकलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। यानी अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। और अगर खर्चा ज्यादा होगा और आमदनी कम होगी, तो उसका ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ही दर्शाया जाता है। प्रॉफिट लॉस के पार्ट में ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है और राइट हैंड साइड पे क्लोजिंग स्टॉक रहता है। और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, मेनली इसमें क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम देखें, यानी जो हमारी इन्वेंट्रीज या स्टॉक हमारा साल के अंत में बचा हुआ है, उसका काफी इंपॉर्टेंट अहम रोल रहता है किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में को एसर्टेन करने के लिए, उसका प्रॉफिट जानने के लिए, उसका लॉस जानने के लिए। क्योंकि यही एक ऐसी फिगर होती है जो कि मैनेजमेंट आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करके ये बताता है, या उसका जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है वो उसकी वैल्यूएशन करके उसे ये बताया जाता है कि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। मान के चले मैंने 100 मोबाइल फोन खरीदे और 100 में से मेरे बिक्री हो गए, 50 बिक्री हो गए और 50 मेरे बच गए, और मैंने उसके ऊपर कुछ पैकिंग वगैरह की और मैंने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी किया, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को उन 50 जो मेरे मोबाइल फोन रह गए हैं उनको मैं वैल्यूएट करूंगा, और मेरे उस वैल्यूएशन के बेसिस पे ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये, बाकी के खर्चे हमारे अकाउंटिंग से आ जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारा वैल्यूएशन से आता है। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है समझने के लिए, कि ट्रेडिंग अकाउंट में बाकी की फिगर्स आपकी अकाउंटिंग से आ रही हैं जो कि फिक्स्ड हैं, मतलब परचेजेस की हैं तो आपकी फिक्स हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपके अकाउंटिंग से सारे रिकॉर्ड होके आ रहे हैं। पर क्लोजिंग स्टॉक एक आइटम ऐसी होती है जो कि आपको एसरटेन करनी पड़ती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसको एसरटेन करने के लिए एक मेथड बनाना पड़ता है। इसके कई सारे मेथड होते हैं, जैसे लीफो मेथड, फीफो मेथड। लीफो को अगर मैं कहूं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो को कहूं तो मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया माल वो पहले बिका, जो बाद में आया वो पहले बिका। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं इसको वैल्यूएशन करने के लिए। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम फाइनेंस के इस डॉक्यूमेंट को हम बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस को बना रहे हैं, तो हमें बड़े ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के बेसिस पे ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एसरटेन होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल रहता है, और डायरेक्टली हमें ये पता लगता है कि हमारे व्यापार ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए कवर आपको इस टॉपिक पे क्लोजिंग स्टॉक को कवर किया, जिससे कि आप ये समझ सकें कि क्लोजिंग स्टॉक की महत्ता क्या है। और ये कई बार अगर गलत हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, करते हैं, तो इसका नतीजा हमें कुछ विपरीत नजर आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक, इसको ऐसे समझेंगे हम कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा हाई होगा तो प्रॉफिट हाई होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम होगा तो प्रॉफिट हमारा कम। तो
ये इंटीग्रल पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो देखा जाए तो पहले हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं जहां पर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स एलोकेट होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एलोकेट होने के बाद हम एक फिगर पे अराइव करते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाते हैं एक्सपेंडिचर साइड की तरफ, और ग्रॉस लॉस को हम राइट साइड में दिखाते हैं, यानी सेल्स जहां पर दिखाई जाती हैं और क्लोजिंग स्टॉक जहां दिखाई जाता है वहां पर दिखाते हैं। तो आगे अगर हम चलें तो इसका सेकंड सेकंड पार्ट रहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जैसा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में अभी देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी बैलेंस होगा वो इस अकाउंट में उतर के आता है, यानी ग्रॉस लॉस होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे उतर के आएगा, और अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधे हाथ को उतर के आएगा, यानी इनकम साइड में। तो अगर टी फॉर्म में अगर प्रॉफिट लॉस की हम बात करते हैं तो इसको देखेंगे हम कि टी फॉर्म में राइट हैंड साइड पे आपकी इनकम है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एक्सपेंडिचर है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो राइट हैंड साइड पे उतर के आएगा, और ग्रॉस लॉस है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे उतर के आएगा। अगर अब हम ये प्रॉफिट लॉस को कवर करेंगे। अब प्रॉफिट लॉस के इस पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को डालते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को डालते हैं। अब यहां पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको सैलरीज के बारे में बताऊं। सैलरीज जो ऑफिस की सैलरीज हैं वो डायरेक्टली अपोर्शन नहीं हो सकती हैं मटेरियल के। अब वेजेस क्या है, जो लेबर की तनख्वाह है, जो मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट में लेबर लगी हुई है, वो तो पता है हमें ये प्लांट की लेबर है और ये डायरेक्ट कॉस्ट है। और जो ऑफिस में अकाउंट्स का स्टाफ है या सेल्स का स्टाफ है, इस तरह की सैलरीज जो डायरेक्टली अपोर्शन नहीं हो सकती हैं खर्चे, वो हम इस प्रॉफिट लॉस में लेके आते हैं। यानी जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको वेजेस और सैलरीज का, वेजेस आपकी अपोर्शन हो जाती हैं, डायरेक्टली अपोर्शन हो जाती हैं, और सैलरीज आपकी डायरेक्टली अपोर्शन नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर उन सैलरीज को दिखाते हैं जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर जो आपको नजर आएंगे वो इनडायरेक्ट तरीके से नजर आएंगे। जैसे आपने किराया दिया ऑफिस का, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, मतलब आपने अपने ऑफिस के लिए कोई स्टेशनरी बनवाई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेशनरी बनाई है जो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली या ट्रेडिंग से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो वो खर्चे यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखेंगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन के खर्चे हो गए, आपका डिस्काउंट जो हम अलाउ करते हैं, मान के चलो हमने कोई आइटम सेल किया, सेल करने के बाद हमने कोई डीलर को पार्टी को कोई डिस्काउंट दिया, तो हम डिस्काउंट या सेल्स से रिलेटेड जो खर्चा है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की हो सकती है। एक मान के चलिए एक ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है और एक प्लांट की, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, और जहां ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। तो आपको ये भी दिखाई देगा, कई बार इस तरह के हेड्स भी दिखाई देंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी नजर आ रहे होंगे और आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी नजर आ रहे होंगे। तो कई बार कंफ्यूजन भी इस तरह का होता है कि एक ही हेड बार बार क्यों नजर आ रहा है, मतलब ऊपर भी नजर आ रहा है, और इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह से हम नीचे वाली फिगर को अराइव करेंगे,
कौन सी फिगर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं और कौन सी फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। तो होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कौन सी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं और कौन सी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जो प्लांट से कनेक्टेड है और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्लांट से कनेक्टेड नहीं है, जो ऑफिस से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से रिपेयर्स, अब रिपेयर्स में भी उदाहरण लेंगे तो रिपेयर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक मैंने कंप्यूटर रिपेयर कराया, वो मेरा ऑफिस का रिपेयर है, और एक मैंने प्लांट मशीनरी जो मेरे प्लांट में लगी हुई है उस मशीनरी को रिपेयर कराया, वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जो मेरी प्लांट की रिपेयरिंग है उस पे जो मैंने खर्चा किया हुआ है वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आएगा, और जो मैंने लैपटॉप पे या मैंने कंप्यूटर पे खर्चा किया हुआ है वो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, जो कि नीचे आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहती है कि एक जनरली आपको इसमें ना सारे कैश एक्सपेंडिचर्स आपको मिलते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में कहें चाहे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहें, कि आपको वही एक्सपेंडिचर मिलेंगे जो कैश नेचर के हैं या उनका खर्चा हो गया है या पेड आगे आप पे करने वाले हैं। पर इसमें एक आइटम जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो डेप्रिसिएशन है, विच इज अ नॉन कैश आइटम। यानी इसके ऊपर हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई खर्चा नहीं होता, पर ये अपोर्शनमेंट है खर्चे का। यानी हमने कोई लैपटॉप लिया या कंप्यूटर लिया तो हम उसका ना एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं, और वो डेप्रिशिएट को हम खर्चा मानते हैं, और वो खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। अब आप ये कहेंगे मशीन का भी खर्चा, मशीन का भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि लैपटॉप का या कंप्यूटर का भी डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन हम ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं डालते हैं? नोट्स भी करती है। अरे फ्लोट जो है रोज रोज उठाता है नीचे। डेप्रिस थोड़ा म्यूट कर लेंगे जरा। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है, यानी इसके अगेंस्ट में कोई खर्चा हम नहीं करते हैं। ये फिक्स एसेट से कनेक्टेड होती है, यानी बैलेंस शीट का पार्ट होती है। बैलेंस शीट में जो हमारे राइट हैंड साइड पे फिक्स एसेट आते हैं, हम उन फिक्स एसेट को, हर एसेट की एक लाइफ होती है। मान के चलें एक कंप्यूटर है, उसकी एक 5 साल की लाइफ है या 10 साल की लाइफ है, यानी हम 10% के हिसाब से इसको हर साल डेप्रिशिएट करेंगे। अगर मान के चलें 10,000 का कोई आइटम है और 10% का डेप्रिसिएशन है, तो हम 1,000 रुपये हर साल हम इसका इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, जो कि नॉन कैश आइटम है, और उस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट लॉस के यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। तो एक यही मेनली हेड जो अपेरेंटली दिखाई देता है, वो ये हेड ऐसा होता है जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी नॉन कैश आइटम रहता है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड खर्चे, इसी तरह से कार्टेज आउटवर्ड। अब मैं कार्टेज को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कार्टेज दो तरीके से होती है। एक तो कार्टेज इनवर्ड होती है, एक कार्टेज आउटवर्ड होती है। कार्टेज इनवर्ड क्या है? मान के चलिए आपने कोई सामान खरीदा व्यापार के लिए, जो कि परचेज का आपका पार्ट बना, और वो परचेजेस का पार्ट के लिए कार्टेज इनवर्ड कहलाता है, और कार्टेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है, और कार्टेज आउटवर्ड जो बनता है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट बनता है। क्योंकि कार्टेज आउटवर्ड जो है वो सेल के ऊपर खर्चा होता है। मान के चले मैंने कोई आइटम सेल किया, उस सेल को करने के लिए मेरे को उसके बायर के घर तक पहुंचाने के लिए मेरे को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, वो मेरा कार्टेज आउटवर्ड हुआ। तो जो मेरे सेल से रिलेटेड खर्चा होगा वो मेरा खर्चा कार्टेज आउटवर्ड में आएगा,
और जो मेरा परचेज से संबंधित होगा वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर वाले पोर्शन में आएगा, जिसको मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल करूं। तो अगर इसमें ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये सेल से रिलेटेड हम ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे हैं, खाली परचेज से रिलेटेड क्यों ऊपर दिखा रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट को दर्शाता है, यानी जो हमारा आइटम बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, यानी मटेरियल बनाने में जो खर्चा हो रहा है। मान के चले एक मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं, तो मोबाइल फोन बनाने से संबंधित जो खर्चा है मेरा, वो मेरा रिकॉर्ड होगा सारा ट्रेडिंग अकाउंट के अपर पार्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो मेरा सेल से रिलेटेड खर्चा होगा वो मेरा रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये 2-3 एग्जांपल्स आपको बताए कि कुछ हेड्स ऊपर के ट्रेडिंग अकाउंट में कवर होते हैं और कुछ हेड्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कवर होते हैं। अब दूसरा ये आपको नजर आ रहा है बेड डेट्स। अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग हेड रहता है कि इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन कैश आइटम है इनडायरेक्टली। अल्टीमेटली तो रहता है ये कैश आइटम, पर इनडायरेक्टली इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेड डेट्स क्या होती हैं। मान के चलें आपने किसी को माल बेचा 10,000 रुपए का और उसने पेमेंट कर दिया आपको 9,000 रुपये, 1,000 रुपया आपका बैलेंस रह गया। आप कोशिश में लगे हुए हैं, उसके 1 साल कोशिश में लगे हुए हैं, 6 महीने लगे हुए हैं, 2 साल लगे हुए हैं। अब वो व्यापारी आपसे माल तो ले लिया उसने 10,000 का और आपको पैसे दिए उसने 9,000, 1,000 रुपए वो देता ही नहीं है आपके। तो आप क्या करेंगे? खर्चा ये बिजनेस का है और डायरेक्टली भी एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये सेल से कनेक्टेड है। तो ये बेड डेट्स इसका नाम दिया गया है। इसको बेड डेट्स में कवर करते हैं, यानी जो डेटर्स अनरिलाइजेबल डेटर्स हैं, मतलब आपने अपने भरसक प्रयास प्रयास करने के बाद भी उस सेल्स को आपने रियलाइज नहीं कर पाए, यानी उन डेटर्स को नहीं रियलाइज कर पाए, और डेटर्स आपको ये लगता है ये फ्यूचर में रियलाइज नहीं भी होंगे और होने वाले भी नहीं है, तो आप उनको इस हेड में कवर करते हैं, यानी बेड डेट्स में। बेड डेट्स में आप कवर करके यहां पर उसे बिजनेस एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाते हैं और बिजनेस एक्सपेंडिचर का पार्ट बना के आप उसका खर्चा क्लेम करते हैं कि ये अब हमने काफी कोशिश कर ली व्यापार में, इस पार्टी से हम ये पैसा रिकवर नहीं कर सकते, यानी ये अनरियलाइज अमाउंट है। तो अगर उसके लेजर अकाउंट में हम जाके देखेंगे तो उसको 10,000 रुपए की सेल की हुई होगी, 9,000 रुपये हमारा बैंक अकाउंट में आ गया होगा और 1,000 रुपये हमारा बैलेंस रह गया होगा। जो 1,000 रुपये बैलेंस रह गया होगा वो हम यहाँ बेड डेट्स में डाल देंगे और उस बेड डेट्स को हम खर्चे में क्लेम करेंगे, यानी हमारा प्रॉफिट उससे कम होने वाला है और हम उसके लेजर अकाउंट को हम निल कर देंगे कि अब हमें इस व्यापारी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम इससे पैसा मांगते मांगते हम हार गए। अब इसके मतलब हम इसका जो अनरियलाइज्ड अमाउंट है उसका लॉस फर्म बियर करेगी, यानी व्यापार बियर करेगा। इसलिए इस हेड में हम बेड डेट्स हेड्स में इसको हम कवर करते हैं। इसी तरह से और भी हेड्स हैं। इसमें एक हेड बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नजर आ रहा होगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो हम कई बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोविजन भी करते हैं। अब प्रोविजन क्या होता है? अब प्रोविजन ये इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि हमने 10,000 रुपए की सेल करी और 9,000 रुपए का हमें पैसा उससे रियलाइज हो गया। अब 1,000 का हमें डाउट है, यहां पर क्या है, बेड डेट्स तो वो फिगर है जहां पर एसर्टेन्ड है, जहां पर ये निश्चित है कि अब पैसा नहीं आएगा, तो हमने उसको बेड डेट्स में डाल दिया।
अब कई बार अनिश्चितता भी रहती है। अब उसमें ये रहता है कि हो सकता है इससे पैसा आ भी जाए, हो सकता है पैसा नहीं भी आ जाए, पर मेरे को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए, यानी हमेशा ये डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रू एंड फेयर की इसको परिभाषा दी गई है कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान इस डॉक्यूमेंट को उस तरीके से बनाता है कि जो आमदनी है या जो प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हो रहा है वो मेरा ट्रू एंड फेयर है। तो उस ट्रू एंड फेयर को डिटरमाइन करने के लिए, उसको एंश्योर करने के लिए हम प्रोविजन की भी एंट्रियां डालते हैं, यानी जहां पे अनिश्चितता रहती है, हमें कंफर्म नहीं है कि ये 1000 जो बैलेंस रह गया है, हो सकता है ये आ भी जाएगा, हो सकता है ये नहीं भी आएगा, तो हम उसका प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। यानी हम उसका प्रोविजन क्रिएट करके यहाँ पर हम 1000 रुपए का प्रोविजन करके डाल देंगे कि 1000 रुपए का प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है। यानी अगर मान के चलें ये पैसा आ गया तो ये प्रोविजन हट जाएगा, यानी प्रोविजन इनकम में चला जाएगा। इनकम में चला जाएगा यानी इसका प्रोविजन कम हो जाएगा, और कई बार ये प्रोविजन इनकम साइड में भी अपीयर हो जाता है जब आपका प्रोविजन रियलाइज हो जाता है। यानी यहां पर आप प्रोविजन करेंगे, और यहाँ पे प्रोविजन कई तरीका का कर सकते हैं आप। जैसे मान के चलें आपका कोई सेल टैक्स का केस पेंडिंग है या कोई इनकम टैक्स का केस पेंडिंग है, और आपकी डिमांड आ रखी है और आपने अपील भी फाइल कर रखी है, आपको ये उम्मीद है कि ये डिमांड मेरी इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की आगे रियलाइज नहीं होगी, पर मैं इसको ट्रू एंड फेयर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मैं इसका आज प्रोविजन कर देता हूं। अगर मेरे को नहीं पे करना होगा तो मैं इस प्रोविजन को हटा दूंगा, अगर मेरे को पे करना होगा तो मैं इसको बेड डेट्स में या एक्सपेंडिचर में इसको प्रोविजन को मैं कन्वर्ट कर दूं। तो इसमें वो फिगर्स आती हैं जहां पर अनिश्चितता रहती है। प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ creating the financial statement in a true and fair manner। तो इसी तरह से और भी हेड्स को अगर हम कवर करते हैं तो देखेंगे कि सेल्स का जो कमीशन है उसके बैंक के चार्जेस हो गया, और जैसे आपने कोई संस्था ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लोन ले रखा है जिसके ऊपर ब्याज दी जाती है, तो ब्याज का खर्चा भी यहीं पर पोर्शन होता है, यानी प्रॉफिट लॉस के पार्ट में ये कवर होता है। इसमें एक हेड आपको नजर आ रहा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसमें यह भी हो सकता है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, यहाँ राइट हैंड साइड पे देखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आ रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। मान के चलें एक कंप्यूटर आपने खरीदा 5000 रुपए का, डेप्रिसिएशन लगा उसमें 4000 रुपए का, 1000 रुपए का उसका बैलेंस शीट में वैल्यू स्टैंड कर रही है। अब मान के चले इस कंप्यूटर को आपने सेल कर दिया, सेल कितने में कर दिया, 2000 में कर दिया। अगर 2000 में करा तो क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आप कहां दिखाएंगे, राइट हैंड साइड में, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब यही अगर कंप्यूटर आपने 500 में सेल किया तो 500 का आपका एक्सपेंडिचर हो गया, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपका प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। तो यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये आइटम भी अपीयर होती है। जैसे हम फिक्स एसेट्स को हम बेचते हैं, अगर वो रिटन डाउन वैल्यू, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बैलेंस शीट में वैसे ये टॉपिक कवर होगा, पर मैं थोड़ा सा टच करूंगा इस पे कि किसी भी एसेट की बैलेंस शीट में WDV वैल्यू काउंट होती है, यानी रिटन डाउन वैल्यू। एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट होती है, जैसे 5000 का कंप्यूटर खरीदा आपने
तो 5,000 का कंप्यूटर क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट है। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 4,000 रुपए का, तो वो लेस डेप्रिसिएशन होके 4,000 रह के 1,000 की जो वैल्यू निकल के आई है वो रिटन डाउन वैल्यू है, यानी WDV जिसको बोलते हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू के बाद जो भी, अगर वो 2,000 में सेल होगी तो उसमें 1,000 का प्रॉफिट आएगा, अगर 500 में सेल होगी तो वो 500 रुपए का लॉस आएगा। उसी तरह से यहाँ प्रॉफिट लॉस में हम उसको दर्शाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे मोस्ट ऑफ द हेड्स इस तरह के कवर हो जाते हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें कि कौन कौन से हेड्स यहां पर आते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड में सेल्स आती हैं और क्लोजिंग स्टॉक आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के राइट हैंड साइड में आपके इनडायरेक्ट इनकम आती है जो डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड नहीं है। अब ये किस तरह की हो सकती है, मान के चलें आपको कोई डिस्काउंट मिला, आपने कोई आइटम खरीदा था, उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया, तो ये आपकी आमदनी हो गई। या आपको कमीशन मिल गया, मतलब जिसके लिए आप सेल कर रहे हैं, मान के चलें एक सीमेंट की एजेंसी है, सीमेंट की बोरी 300 रुपए की है, तो वो 300 रुपए की बोरी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल में। आप एसीसी सीमेंट ने मान के चलो उस 10 रुपए बोरी का आपको कमीशन दिया, तो वो कमीशन कहाँ जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। वो इनडायरेक्ट इनकम आपकी कमीशन में आएगी और कमीशन रिसीव में आएगी और वो प्रॉफिट लॉस के इनकम साइड में अपीयर होगी। तो इसी तरह से अगर बैंक का FD के ऊपर कोई ब्याज आ रहा है, बैंक का इंटरेस्ट किसी तरह से अर्न हो रहा है, वो आपकी आमदनी मानी जाएगी। इसी तरह से कोई किराया आ रहा है, मान के चलें कोई फैक्ट्री है या कोई दुकान है या कोई मकान है, उसका हम किराया ले रहे हैं, तो किराया भी ट्रेडिंग अकाउंट के में फॉल नहीं करता है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फॉल करता है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट रहता है ये। तो रेंट भी इसी हेड की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से डिविडेंड इनकम, जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई शेयर्स होल्ड किए हुए हैं या डिबेंचर्स होल्ड किए हुए हैं, तो उन पे जो डिविडेंड आएगा या उनके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो ये यहाँ पर अपीयर होता है। यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चाहे वो FD के फॉर्म में हो, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा हो, या शेयर्स के फॉर्म में हो, उस पर डिविडेंड आ रहा है, या डिबेंचर्स के फॉर्म में हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सारी हमारी प्रॉफिट लॉस के इनकम साइड में, यानी राइट हैंड साइड में अपीयर होती हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने कवर किया कि प्रॉफिट लॉस भी, ये आपका सेल ऑफ एसेट्स जो हम करते हैं उसका प्रॉफिट जो अराइज होता है, जो मैंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया था, 5,000 और 1,000 का बैलेंस रह गया और 2,000 में बिका, तो वो प्रॉफिट भी यहीं पर अपीयर होता है। अब हम ऊपर से चले थे ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को अराइव किया या ग्रॉस लॉस को अराइव किया। ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे उतार के लाए, ग्रॉस लॉस को हम उतार के लाए, पर इन दोनों में एक ही चीज आएगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, या तो आमदनी आएगी, या लॉस आएगा। पर नीचे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा ग्रॉस लॉस तो आया, पर नीचे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट तो है पर मेरे को नेट प्रॉफिट नहीं है और नेट लॉस आया है। यानी जब मेरे खर्चे ज्यादा हैं और मेरे ग्रॉस प्रॉफिट से खर्चे जब ज्यादा होंगे तो मेरे को नेट लॉस नजर आएगा। जब मेरे खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम से ज्यादा होंगे तो मेरे को नेट प्रॉफिट नजर आएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लोग कई बार जो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स बनती हैं या बड़े प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स बनते हैं, तो
इस डॉक्यूमेंट की बड़ी अहमियत होती है और लोग बाग इस फिगर को देखना चाहते हैं। यानी छोटे से छोटा मालिक, बड़े से बड़ा मालिक इस फिगर को बड़ा इंपॉर्टेंट ये फिगर रहती है कि मैंने साल के अंत में मैंने क्या कमाया है, मैंने क्या गंवाया है, वो यहीं से अराइव होता है, इसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से अराइव होता है। तो हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस हमने कवर किया। अब इसके थोड़े से पॉइंट्स को और हम कवर कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसके मीनिंग क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट यूज्ड टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। जनरली ये डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनता है हमारा ईयरली बेसिस पे बनता है और ये कई पर्पस से बनता है। यानी हम इसको जीएसटी के पर्पस से भी बनाते हैं, इसको हम इनकम टैक्स के पर्पस से भी बनाते हैं, इनकम टैक्स की असेसमेंट के पर्पस से भी बनाते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड हम कहेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल and ends to 31st March of every financial year। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाता है, यानी 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपको मीनिंग बताया गया कि ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट ओब्लिक लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस अब प्रॉफिट लॉस क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या दर्शाता है, इट रिफ्लेक्ट्स द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। यानी दोनों चीजों में फर्क है, यानी वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दिखाता है, ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिखाता है। पर हमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके अगर हम टाइमिंग अगर हम देखें, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यानी कभी भी आप प्रॉफिट लॉस को बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट पहले अराइव होता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट अराइव होता है। तो इसी तरह से सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसका पर्पस क्या है, पर्पस जैसे मैंने आपको बताया कि टू ascertain द ग्रॉस प्रॉफिट, टू ascertain द ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, टू ascertain द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू ascertain द नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। अब इसकी स्टेज क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द क्रिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी ये पहला डॉक्यूमेंट है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पहला डॉक्यूमेंट है फॉर एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्योंकि इसका सीक्वेंस किस तरह से चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। जो भी नेट प्रॉफिट या नॉट नेट लॉस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपीयर हो रहा होगा वो आपका लैंड करता है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद क्या बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो इसकी अहमियत मतलब प्रॉफिट लॉस में अगर देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी बिजनेस। अब हम इसको देखेंगे कि ये बनता कहां से है, मतलब हमें समझने की ये जरूरत है कि इससे पहले क्या होता है।
इससे पहले बेसिकली अगर हम फाइनेंस की पूरी टर्मिनोलॉजी को हम जानते होंगे, अकाउंटेंसी को अगर हम समझते हैं, तो सबसे पहले इसका बेस डॉक्यूमेंट जो बनता है वो ट्रायल बैलेंस होता है। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस पूरा प्रॉफिट लॉस को, ट्रेडिंग अकाउंट को, बैलेंस शीट को पूरा गवर्न करता है। ट्रायल बैलेंस में सारा कंटेंट होता है, यानी सारे हेड्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में अपीयर करते हैं, और वो एक बेस डॉक्यूमेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने के लिए, और बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो अगर हमें फाइनेंशियल अकाउंट बनाने हैं तो हमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या लेना है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको सारे डेबिट साइड के बैलेंसेस मिलेंगे, डेबिट साइड में आप, और क्रेडिट साइड के। और ट्रायल बैलेंस की उसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि उसका डेबिट साइड और उसका क्रेडिट साइड दोनों मैच करना चाहिए। अगर एक पैसे का भी फर्क है तो आप मान के चलिए उसके अंदर मिस्टेक है। और कई बार क्या है, ये अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंट समझते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस ट्रायल बैलेंस की इतनी ज्यादा होती है, मान के चलें अगर एक पैसे का फर्क है तो भी आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें एक पैसे का फर्क है, कि 1 लाख रुपए का फर्क है, कि 10,000 रुपए का फर्क है। यानी अगर डेबिट से अगर एक पैसे का ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में फर्क आ रहा है तो डेबिट में 1 लाख की फिगर पड़ी होगी गलत, और क्रेडिट साइड में 9,99,999 की फिगर पड़ी होगी। पर नेट इफेक्ट उसका दोनों का डिफरेंस है, यानी 1 रुपए का फर्क है। डिफरेंस आपको ट्रायल बैलेंस में 1 रुपए का नजर आएगा, पर गलती क्या है? डेबिट साइड में 1 लाख रुपए की गलती है और क्रेडिट साइड में 99,999 की गलती है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस जब भी आपका अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर एक पैसे से भी फर्क आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस का, तो वो डिफरेंस आपको पूरा चेक करना चाहिए, पूरा आइडेंटिफाई करना चाहिए। वैसे तो आज की तारीख में जहां पर फाइनेंशियल अकाउंट्स सिस्टम्स पे बनने लगे हैं, जहां पे अकाउंटिंग टैली पे होती है या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे होती है, वहां पे इस तरह की नई समस्याएं आती हैं। पर पर जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, पर सीखने को तो आपको मैनुअल अकाउंटिंग से ही होता है। चाहे आप 10 एंट्रियां सीखें ट्रायल उसका बना के, अगर आप उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसका प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपको गलतियों का एहसास पता लगता है। कंप्यूटर से कई बार आपको गलतियों का एहसास नहीं पता लगता, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप उसको पोस्ट ही नहीं करता उस एंट्रियों को, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट को बराबर ही पोस्ट करेगा। तो वहां पर ट्रायल जो निकल के आते हैं वो मैच ट्रायल आते हैं, और जो मैनुअल सिस्टम में होते हैं उनमें फर्क कई बार निकल के आता है। उनमें कई बार फर्क ये निकल के आता है कि डिफरेंस अगर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की एंट्री करने में कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। और वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हर हेड को आपको चेक करना चाहिए कि हर हेड की एंट्री कहाँ मैंने गलत, डेबिट की क्रेडिट में तो नहीं कर दी है और क्रेडिट की डेबिट में तो नहीं कर दी है। तो जब तक आप ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करेंगे तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा प्रॉफिट लॉस ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है और बैलेंस शीट ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस की फिगर, अगर प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों ही केस में ये बैलेंस शीट में जाके लैंड करती है, और बैलेंस शीट में जाके लैंड करने के बाद फाइनली हमारी बैलेंस शीट बनती है, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम कंप्लीट सेट बोलते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, फिर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गई। तो I hope I have tried to cover this topic relating to profit and loss account.
which has been divided into trading account and profit and loss account. और मेरे ख्याल से बैलेंस शीट के ऊपर हमारा अलग से एक अलग लेक्चर रहता है, और वो अलग से टेकअप होता है। तो अगले स्पीकर बैलेंस शीट को भी कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंस हियरिंग, एंड ओवर टू अभिषेक। Is there any question? तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? संदीप, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, अब वो बेसिकली हमारी इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने कहा आप इतना अच्छा आपने क्लास दिया तो एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये बार बार सवाल आ रहा है कि टैली अगर आपको आती है, और जैसे आपने भी अभी जिक्र किया कि टैली तो सारी चीजें जो पोस्ट करेगी एंट्रीज वो सही ही करेगी, अगर मैंने सही समझा है तो क्या टैली आ जाने पर अकाउंट्स की नॉलेज की या अकाउंट्स की बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा समझ सकते हैं कि आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, कंप्यूटर कुछ चीजें तो मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि वो एंट्री आपको अगर 10 रुपए का क्रेडिट है तो 10 रुपए के डेबिट के साथ ही पोस्टिंग करेगा, मतलब डिफरेंस के साथ नहीं करेगा। पर टैली चलाने के लिए अकाउंटिंग की बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि उसमें कई सारी चीजें ये रहती हैं कि कौन से हेड किस तरह के हैं। मान के चले एक सेल्स का हेड है, तो सेल्स का हेड डायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा कि इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। तो अकाउंटिंग की नॉलेज, और बाकी के हेड्स की भी बात करें, जैसे कैपिटल हेड की बात करें या फिक्स एसेट के हेड की बात करें, तो फिक्स एसेट बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं। तो वो उसमें जो हेड्स का कैटेगराइजेशन है टैली के अंदर, वो आपको जब तक अकाउंटिंग की बैकग्राउंड नहीं होगी, अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी, खाली टैली जानने से आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज गेन करना वो एक माध्यम है। मतलब वो आपको सर्टेन मिस्टेक्स तो नहीं होने देगा, आपको ऑप्शंस भी देगा कि भाई इसको इसमें ट्रीट करना चाहिए, इसको इसमें ट्रीट करना चाहिए। पर वो आपको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज की जानकारी होना जरूरी है। और मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल था कि अकाउंटिंग की नॉलेज होने का मतलब टोटल अकाउंट्स आना आपको, मतलब बैलेंस शीट तक, हाँ, डबल एंट्री से शुरू करके बैलेंस शीट तक। वैसे तो ये हमारे अकाउंटिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम हाँ फॉलो करते हैं। हाँ मतलब हम लोगों को कम ही पढ़ाया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम कहीं कहीं वहां पर भी अब धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। कई जगह सिंगल एंट्री सिस्टम चलता है, अदरवाइज हमारी अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है। और ये टैली भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही पूरा सिस्टम बेस्ड है, यानी जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट हो। नहीं, माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट। मेरा जो सवाल हाँ, था वो ये था कि अकाउंटिंग का आना मतलब 100% चीजें आनी आपको चाहिए, मतलब एक हाँ, बेसिक बिल्कुल एंट्री से शुरू करके बैलेंस शीट बनाने तक। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब बिल्कुल पूरा सर्कल पूरा होता है तो आप कह सकते हो कि मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल आती है या नहीं आती, मतलब। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल टैली बिल्कुल टैली के लिए जो अकाउंट्स की अगर बेसिक नॉलेज की भी बात करें तो पूरा आपको अकाउंट्स का पूरी आनी चाहिए, मतलब अप टिल द एंड, लाइक बैलेंस शीट बनाने तक की आपके हाथ में कला होनी चाहिए, मतलब ऐसा? पहले आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है, फिर टैली सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि टैली आप पहले सीख लें और अकाउंटिंग बाद में सीखें। तो हाँ। मतलब इट हैज टू बी इन दिस मैनर कि हम्म। पहले आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, फिर ही आपको टैली समझ में भी आएगी और टैली आप ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारा अभी सब बड़ा नेसेंट स्टेज पे है, तो टैली की जी, क्लासेस हैं, ये सब कुछ है, तो हम और उसको ज्यादा रिफाइन करें और बच्चों को ज्यादा बेहतर फायदा हो सके चीजों का। तो आई जी, थॉट कि लेट अस जस्ट टेक अ वेरी गुड एंड संदीप, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी वंडरफुल क्लास। आपने थैंक यू। एक ही क्लास के अंदर पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस,
मतलब कैसे समझ आ रहा था चीजों के, एकदम क्लियर, और बड़े उदाहरण भी आपने बिल्कुल साधारण मतलब बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, और सारा कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस और सब चीजें मोटा मोटा जो बताई। पर वही वाली बात है कि जैसे आज की हमारी क्लास है, हमने इसको रिकॉर्ड किया है और अब हम इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो यूट्यूब चैनल है। किसी को भी अगर उसको फायदा लेना है, मतलब उसको बेहतर समझना है, तो एक क्लास सफिशिएंट नहीं है। इसी क्लास को वो दोबारा दोबारा सुने, नोट लिखें, फिर समझें। और कोई ऐसा क्वेश्चन, मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, उस क्लास को दोबारा सुनो, फिर नोट्स लिखो, और कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप संदीप गुप्ता जी और इस ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो हम संदीप गुप्ता जी से कनेक्ट करके उस सवाल का जवाब आपके लिए वापस आपके लिए लेके आ सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से संदीप ने पूरा सेशन लिया। प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड। एंड आप रात के समय बैठकर सब चीजों को सुनते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, एक एकेडमिक और नॉलेज बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन चीज है। क्योंकि विकास तो समाज का तभी होगा जब हम सब एक एक व्यक्ति विकसित होगा। कोई विकसित भारत या विकसित समाज एक एक व्यक्ति के विकसित हुए बगैर होगा नहीं। और सक्षम रोजगार सोसाइटी उसी बिंदु को अपने ध्यान में रखती है कि एक एक व्यक्ति विकसित होगा। जब तान्या विकसित होगी, प्रियंका विकसित होगी, जया विकसित होगी, एयाना विकसित होगी, जीशान विकसित होगा, तो हमारा समाज विकसित होगा, हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी विकसित होगी और हमारा देश विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। मैं आपसे इसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी वीडियोस को एक बार कल ऑन कर की जो लीजिए क्लास ताकि है हम वो बैलेंस शीट में है, और सीए संदीप गुप्ता जी ने भी बताया कल हमारी क्लास बैलेंस शीट पर है। और कल हमारा अकाउंटेंसी की जो क्लास ले रही है वो सीए सीना नैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीना क्लास लेंगी। तो आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट कि जो हमारा लिंक है वो अपने ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास का फायदा हो सके। यस, थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम फोटो रिकॉर्ड के लिए ले सकें। बी क्विक, देन वी प्रोसीड फर्दर। So thank you. Now I'd like to invite Omji for a word of thanks. I think he's not here, so I do the word of thanks. So on the behalf of Saksham Roga Society, I take the privilege of extending my word of thanks. First of all, I'd like to thank C.A. Sandeep Gupta sir for taking such a wonderful class and delivering and explaining each and every topic in detail. And I also like to extend my word of thanks to all the participants who participated in this session and they keep participating in further sessions also. And I'll also extend my word of thanks to Jyotika Kalra ma'am, our president, for her unwavering her determination to enhance the quality of the classes. And I hope to see each and every of you in the next class. So thank you for joining this session. You may leave now. Before leaving, drop your address in the chat box. So thank you and good night, all of you. Thank you. Good night.